Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss the topic on सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। आज हम ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट। आज हम देखेंगे कि किस किस चीज़ पे, किस गुड्स पे, किन सर्विसेज पे, किन केसेस में आईटीसी को ब्लॉक किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को पढ़ेंगे तो that notwithstanding anything contained in section 16 subsection 1 sorry section 16 subsection 1 and section 18 subsection 1, यानी कि आप अगर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में लिखा है और 18 सबसेक्शन 1 में लिखा है कि आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन 17 सबसेक्शन 5 ने आपको मना कर दिया कि आप क्रेडिट नहीं ले सकते, तो आप क्रेडिट्स को अवेल नहीं करेंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे उन क्रेडिट्स को अवेल करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए की। क्लॉज ए के अंदर मोटर व्हीकल से रिलेटेड ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बात की गई है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए क्या कहता है कि दो तरीके के मोटर व्हीकल्स होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। फर्स्ट वन, जो मोटर व्हीकल्स पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं। दूसरे मोटर व्हीकल्स कौन से? जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। पहले कौन से? पैसेंजर वाले। दूसरे कौन से? गुड्स वाले। अब जो पैसेंजर से रिलेटेड है उसके अंदर हम इसके दो सब पार्ट्स बनाएंगे। पैसेंजर वाले के कितने सब पार्ट्स बनाए मैंने? दो। सबसे पहले में कौन से लिखा? वो मोटर व्हीकल जिनकी सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, लेस देन और इक्वल टू 13। या तो उनकी सिटिंग कैपेसिटी 13 है या उनकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड सब पार्ट मैंने लिया, उसमें क्या लिया? वो मोटर व्हीकल्स जिनकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है। मैंने यहाँ इक्वल वर्ड यूज़ नहीं किया, यहाँ 13 से ज़्यादा बोला, या 14 या उससे ज़्यादा है। क्लियर? 13 से कम या 13 के बराबर, यहाँ पे 13 से ज़्यादा वाली सीटिंग कैपेसिटी। यहाँ पे गाइस क्या कहा गया है कि अगर 13 से सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कम से कम 14 सीट अगर अवेलेबल हैं उसमें मोटर व्हीकल में, तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन इन केस आपके पास जो सीटिंग कैपेसिटी है वो या तो 13 के इक्वल है या 13 से भी कम है, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके नीचे ही आपको 3 एक्सेप्शंस दे दी गई। इसके नीचे क्या डाली गई? 3 एक्सेप्शंस डाली गई। 3 एक्सेप्शंस क्या डाली? या तो वो जो 13 या 13 से कम सीटिंग कैपेसिटी वाला जो व्हीकल था वो या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए या आप यूज़ करते हैं, या कोई मोटर व्हीकल्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड, इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग फॉर ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल, यानी कोई ड्राइविंग से रिलेटेड अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, देते हैं किसी को, तो अलाउड हो जाएगा आईटीसी। एंड द थर्ड वन, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आप फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल कर रहे हैं, यानी आपका काम ही क्या है? फर्दर मोटर व्हीकल्स को सप्लाई करना, खरीदा और आगे सप्लाई करना, यानी वो मोटर व्हीकल्स आपके लिए गुड्स हैं। क्लियर गाइज? यहाँ तक समझ में आया? ये मैं फ्लो चार्ट इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको एक मतलब मुश्किल लैंग्वेज ना पढ़नी पड़े, लोगों की एक इजी वे में आप लोगों को समझ में आ जाए। अगेन मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट समझा दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वन हमने क्या देखा? जो पैसेंजर वाले व्हीकल्स थे, पैसेंजर वाले व्हीकल्स के मैंने दो पार्ट किए। 13 से ज़्यादा कैपेसिटी, 13 या 13 से कम कैपेसिटी। 13 से ज़्यादा ऑलवेज आईटीसी अलाउड, लेकिन 13 या 13 से कम के अंदर अगर 3 पर्पजेज के लिए यूज़ हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फर्दर सप्लाई के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए, आईटीसी अलाउड। और अगर किसी अदर पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, आईटीसी नॉट अलाउड। क्लियर गाइज? नाउ मैं कोशिश करूंगी कि इनके चार्ट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूं ताकि आप लोगों को समझने में और भी आसानी हो। नेक्स्ट वन हम आएंगे गुड्स से रिलेटेड मोटर व्हीकल पे। कौन से मोटर व्हीकल पे? गुड्स से रिलेटेड। तो जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मोटर व्हीकल यूज़ होंगे उनके आईटीसी आपको हमेशा अलाउड किए जाएंगे, लेकिन ये प्रूव करना किसके ऊपर होगा? असेसी के ऊपर रहेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो मोटर व्हीकल आपने यूज़ किए हैं वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री का इन बिटवीन स्पेस ही इतना ज़्यादा होता है कि छोटी छोटी लॉरीज रखी जाती हैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, छोटा हाथी टाइप, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उससे रिलेटेड भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे,
वो क्या, अगर हम बात करें मोटर व्हीकल से रिलेटेड खर्चे की, अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस करवाया हमने मोटर व्हीकल की हमने रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करवाई या अदर कोई भी उससे रिलेटेड हमने खर्चे किए, वो खर्चे भी तभी अलाउड होंगे जब हमें मोटर व्हीकल का आईटीसी मिला हो। यानी अगर मोटर व्हीकल का आईटीसी लेने के लिए हम एलिजिबल हैं ना, तो उसके ऊपर किए गए खर्चे का आईटीसी लेने के लिए भी हम एलिजिबल हैं। अगर हम मोटर व्हीकल का आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है तो हम उसके ऊपर किए गए खर्चे का भी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है जी, अब ये चार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी। जब हम क्लॉज बी की बात करेंगे, क्लॉज बी में कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर ली गई हैं। क्लॉज बी का सबसे पहले क्लॉज सब क्लॉज 1 देखेंगे, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी सब क्लॉज 1। मैं सेक्शन बार बार इसलिए बता रही हूँ गाइस ताकि आपके दिमाग में ये सेक्शन छप जाए सुन सुन के। क्लियर है जी? तो सबसे पहले सब क्लॉज 1 की बात करेंगे। इसमें क्या बोला है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी और इनसे जो भी आउटडोर कैटरिंग हो गई, आउटडोर कैटरिंग को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स जो हो गए, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अगर इनकी हम फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट किसी से लिया और फर्दर आगे ब्यूटी ट्रीटमेंट किसी अदर क्लाइंट को दे दिया, यानी किसी बाहर से किसी बंदे की सर्विसेज ली अपने क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए, तो वो हमारे बिजनेस या प्रोफेशन का पार्ट हो जाएगा। वो उसका आईटीसी लेना हमें अलाउड है, उसका आईटीसी लेना हमें अलाउड है। इसी तरीके से प्लास्टिक सर्जरी, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ ट्रीटमेंट जो हो गए आपके, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो हो गया, यानी उसी से रिलेटेड ही हमारा बिजनेस है तो वो चीज़ें अलाउड हो जाएंगी, उसका आईटीसी अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस नहीं है इनसे रिलेटेड, मैंने पर्सनल नेचर में इनकी सर्विसेज ली, वो चीज़ अलाउड नहीं होगी। अलाउड सिर्फ तब होगी जब आपने फर्दर सप्लाई के लिए सर्विसेज ली। क्लियर गाइज? नाउ कम टू द नेक्स्ट सबसेक्शन, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 की सबसे पहले बात करेंगे, नेक्स्ट सबसेक्शन पे बाद में जाएंगे। उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा अगर आपने क्लब से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस फीस पे की, किसी भी क्लब से रिलेटेड कोई मेंबरशिप फीस पे की, तो किसी भी सिनेरियो के अंदर आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें सब क्लोज 3 की, तो उसमें क्या है, आप एम्प्लॉयर हैं, एज एन एम्प्लॉयर आपने एम्प्लॉई को क्या किया, ट्रेवल कंसेशन बेनिफिट्स दे दिए, लीव ट्रेवल कंसेशन से रिलेटेड कुछ पैसे दे दिए, बेनिफिट्स दे दिए। तो ये जो आपने उसे लीव ट्रेवल कंसेशन दिया, लीव ट्रेवल से रिलेटेड जो भी उसके खर्चे पे किए वो अलाउड नहीं होंगे, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन आप ध्यान से अगर आप इस सब क्लोज को पढ़ेंगे ना, सब क्लोज 3 को सब क्लोज 3 क्या कहता है, ये कहता है दैट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या हैं कि अगर एम्प्लॉयर ऑब्लिगेटरी है उस अमाउंट को पे करने के लिए, तो हम आपको आईटीसी दे देंगे। अब आप कहेंगे मैम ऑब्लिगेटरी का मतलब कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपने उसमें डाला हुआ है, आपने अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही डाल दिया कि हम इसको इस चीज़ से रिलेटेड परक्विजिट देंगे, खर्चा देंगे। अगर आपने अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डाला हुआ है तो उस खर्चे का आईटीसी मिलेगा। अगर आपने अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला तो उस खर्चे का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पर एक बात बताऊं, इसमें अगर आप डाल देते ना तो आप ओब्लाइज हो जाते हैं, आपको देना ही देना पड़ेगा खर्चा। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर सोचता है ठीक है यार देखेंगे, किसी एम्प्लॉय को बेनिफिट देंगे, किसी को नहीं देंगे, या वक्त बताएगा बेनिफिट देना पड़ा तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया तो जो एम्प्लॉयर है वो ओब्लाइज हो जाता है, उसे वो पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो अब इसको मैं एक बार दोबारा आपको रिवीजन करवा दूं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी की। क्लॉज बी के अंदर फर्स्ट हमने देखा ब्यूटी ट्रीटमेंट, आउटडोर कैटरिंग और मोटर रेंट और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इसमें हमने देखा ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, हेल्थ ट्रीटमेंट हो गया, ये सब इसके अंदर आ गया। ये अगर फर्दर सप्लाई की तो अलाउड, फर्दर सप्लाई नहीं की तो नॉट अलाउड। नेक्स्ट वन क्लब की एंट्रेंस फीस होगी, मेंबरशिप फीस होगी, कभी भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉइज़ को जो आपने बेनिफिट्स दिए लीव ट्रेवल वगैरह से रिलेटेड, अगर आप ऑब्लिगेटरी हैं पे करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डाला है देन अलाउड, अदरवाइज नॉट अलाउड। नाउ कम टू द सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और क्लॉज सी।
तो क्लॉज सी क्या कहता है? क्लॉज सी बात करता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो सर्विसेज है, याद रखिएगा गाइज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास लिए गए रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। मैं वो डेफिनेशन का थोड़ा सा पार्ट ले रही हूँ जो उसके अंदर दिया है एक्ट के अंदर। ये किससे रिलेट करता है? वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के अंदर इन्होंने साफ साफ बोला है आप प्लांट एंड मशीनरी को नहीं लेंगे, मतलब प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको आईटीसी अलाउड है। अदर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली तो वो अलाउड नहीं होंगी। फिर से मेरी बात सुनिए, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की, उससे रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी है अलाउड, और प्लांट एंड सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी है नॉट अलाउड, प्लांट एंड मशीनरी है अलाउड। क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी की जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर डिफाइन की गई है। मैं क्लॉज डी लेने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन भी उठाऊंगी गाइज, तो अभी क्लॉज डी लेने के बाद हम इसे कवर करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को कि प्लांट एंड मशीनरी का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने आपको बताया वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज के ऊपर आईटीसी नहीं मिलते, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज पे आईटीसी नहीं मिलते। चलो ये बात ठीक है, लेकिन अगर वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज मैंने ली और फर्दर अदर किसी वर्क कॉन्ट्रैक्टर को दे दी, ध्यान से सुनिएगा, बीच में 2 वर्क कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक तरीके से मैंने सर्विसेज ली और आगे फर्दर किसी को सर्विसेज दे दी, आगे सर्विस वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज देने के लिए ही मैंने सर्विसेज ली, इस केस में अलाउड है। लेकिन डायरेक्टर मैंने किसी को दे दी, ठीक है, मतलब वो जो पर्सन है जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मैंने आगे किसी को सर्विसेज दी है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, मुझे अलाउड है, लेकिन वो जो पर्सन है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा रहा है उसे वो जो आईटीसी है वो अलाउड नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लॉज डी की, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी। तो क्लॉज डी किस बारे में बात करता है? वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही बात करता है, लेकिन जो मैंने क्लॉज सी के अंदर बात की वहाँ मैंने बात की वर्क सर्विसेज की, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की। यहाँ मैं बात करूँगी वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ किया हमने। तो जो गुड्स और सर्विसेज मैंने परचेज की, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कहाँ पे आया था? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी में, कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? गुड्स एंड सर्विसेज की, क्लॉज डी के अंदर। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने ली किसके लिए? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो आपके पास अलाउड नहीं होगी, वो आपके पास अलाउड नहीं होगी, आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब इसके अंदर बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन की और मीनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की। किस किस की? मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन की और मीनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की। मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन मीन्स, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन विल इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अप टू अमाउंट कैपिटलाइज्ड इन द बैलेंस शीट, अप टू अमाउंट कैपिटलाइज्ड इन द बैलेंस शीट, ये इसके अंदर इंक्लूड होगा। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, मैं पहले इस टर्म को मैं थोड़ा इसको डिफाइन कर दूं। जो हमने रिपेयर की, जितनी रिपेयर हमने बैलेंस शीट के अंदर इंक्लूड कर ली, जितनी रिपेयर का पार्ट मैंने बैलेंस शीट में इंक्लूड कर लिया, वो पार्ट का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन जितना रिपेयर का पार्ट मैंने P&L में दिखा दिया, खर्चे में डाल दिया, उसका आप आईटीसी ले सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है गाइज, चलिए, इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज्ड इन द बुक, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर अल्टरेशन भी आता है, रिनोवेशन भी आता है, रिकंस्ट्रक्शन भी आता है, ये सब कंस्ट्रक्शन ही माने जाएंगे। नाउ कम टू द सेकंड एक्सप्लेनेशन। ये 2 एक्सप्लेनेशन दी गई थी हमारे पास सी और डी क्लॉज से रिलेटेड। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन की, हमने कवर कर ली। नेक्स्ट वन जो हमारे पास सेकंड एक्सप्लेनेशन है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या कहती है? प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आप ध्यान रखिएगा, 2 तरीके की प्लांट एंड मशीनरी जो इसके अंदर नहीं लेंगे। एक तो हम प्लांट एंड मशीनरी होती क्या है पहले तो ये देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी मीन्स विच इज फिक्स्ड टू द फाउंडेशन ऑफ अर्थ
और बाय स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी या तो किसी सपोर्ट से वो हमारे ज़मीन पर खड़ी है या ज़मीन की फाउंडेशन पर ही वो खड़ी हुई है। ठीक है जी। और दूसरी बात, इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा, जो भी प्लांट इसके अंदर आपके पास जो भी लैंड है, बिल्डिंग है या सिविल स्ट्रक्चर है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। जो भी पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, यानी हमारी फैक्ट्री के बाहर अगर कोई पाइपलाइन बिछाई गई है, वो इसके अंदर इंक्लूड, वो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। टेली कम्युनिकेशन टावर है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर। तो प्लांट एंड मशीनरी में क्या होना ज़रूरी है, एक तो फाउंडेशन टू अर्थ या फिर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और प्लस में इसके साथ वो हमारे बिजनेस में यूज़ भी होनी चाहिए, वो हमारे बिजनेस में यूज़ भी होनी चाहिए। क्लियर। और अब वो हमारे बिजनेस में यूज़ हो रही है। ठीक है जी। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है, लेकिन वो इन तीनों में से कोई चीज़ आ गई, किसमें, टेली कम्युनिकेशन टावर में से, लैंड बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर में से, या थर्ड वन जो हमने देखा पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री। इन सभी में से कोई भी एक प्रोडक्ट आ गया, कोई भी एक चीज़ आ गई, तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई। क्लॉज ई की अगर हम बात करें तो जो भी कॉम्पोजिशन डीलर है, कॉम्पोजिशन डीलर से मैंने कोई भी गुड्स परचेज की, सर्विसेज परचेज की, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट वन क्लॉज एफ की बात अगर हम करें, अगर एनआरटीपी यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से आपने कोई भी गुड्स परचेज की, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने इंडिया में आके कुछ परचेज किया, उसको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली क्या है, अगर एनआरटीपी किसी गुड्स को इंपोर्ट करके इंडिया लाया, अगर एनआरटीपी खुद से कुछ गुड्स को इंपोर्ट करके इंडिया लाया, तो उसका आईटीसी वो क्लेम करेगा, उसका वो आईटीसी ले सकता है। नेक्स्ट अगर हम क्लोज पर जाएं, तो अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज यूज़ की, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच, ये क्या कहता है, कोई भी गुड्स गुम हो गई, लॉस्ट हो गई, स्टोल हो गई, आग लग गई, किसी भी तरीके की कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर गुड्स के साथ, ऑब्वियसली सर्विसेज के साथ तो कोई मिस हैपनिंग हो नहीं सकती, आपकी गुड्स कोई भी गुम हो गई, जल गई, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कुछ भी हो गया, आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 74 के तहत, अगर आपने कोई भी आईटीसी सरकार को पे किए एज पर सेक्शन 74, अगर आपने कोई भी आईटीसी सरकार को, कोई भी टैक्स सरकार को पे किया जीएसटी का, तो उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। तो गाइज ये था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे से इलाबोरेट करके बता पाऊँ। मेरे पास कोई चार्ट वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको एक डायग्रामेटिकल तरीके से अपने हाथों से ही समझा पाऊँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कुछ पूछना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।